हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, रिलायंस के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स इस तरीके के आए हैं कि आप चौकन्ना रह जाओगे कि रिजल्ट्स में बहुत बड़ा फॉल दिख रहा है। और कहीं ये फॉल अगर मार्केट में उतार आता है रिलायंस के स्टॉक में, तो ऐसा भी हो सकता है कि रिलायंस निफ्टी 50 को भी गिरा दे। तो आइए जानते हैं किस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं, क्या आपको करना चाहिए रिलायंस में और कैसा रहेगा स्टॉक अगले ट्रेडिंग डे वाले दिन। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप ये वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डाली हैं बर्जर पेंट्स के ऊपर, कल डाली थी बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स के ऊपर, और सारे के सारे रिजल्ट्स और अपडेट्स इस चैनल पे कवर किए जाते हैं। ये हमारा दूसरा चैनल है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सीधे नजर डालते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स पे, क्योंकि हमें कंसोलिडेटेड ही देखना है। इसमें जियो होता है, रिटेल होता है, O2C होता है, ये सारी की सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। इसको स्टैंड अलोन पे नहीं देखना है, हमें कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखना है। अब मैं अगर बात करूं आपसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए, 232,883 आए हैं वर्सेस 174,194। सो यहाँ पे आपको एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कितने परसेंट का इंप्रूवमेंट है? 34% का इंप्रूवमेंट है। वाई वाई बेसिस पे तो ठीक ठाक इंप्रूवमेंट दिख रहा है, लेकिन अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूं तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिखेगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 223 से ये हो गया है 232, जो कि सिर्फ और सिर्फ 5% का इंप्रूवमेंट है रेवेन्यू में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5% का इंप्रूवमेंट है रिलायंस के रेवेन्यूज में। जबकि आजकल क्रूड जिस तरीके से महंगा चल रहा था पिछले क्वार्टर में, रिलायंस को तो इसका फायदा मिलना चाहिए था। और अगर इनके एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, एक्सपेंसेस भी यहाँ से यहाँ तक काफी ज्यादा बढ़े हैं और वाई वाई बेसिस पे तो बढ़े ही हैं, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट घट करके आया है। कितना घट करके आया है, थोड़ा सा जूम इन करते हैं जिससे कि हमें अच्छे से दिखे और नजर आए जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं जिससे कि आपको समझ में आए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस क्वार्टर में आया है 15,512 करोड़, और पिछले साल आया था 15,479 करोड़। यहाँ पे तो एकदम फ्लैट है, 0% का ग्रोथ है वाई वाई बेसिस पे प्रॉफिट में। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे आप तो 19,443 से घट करके हो गया है कितना, 15,512। कितना बड़ा फॉल है, 20% का फॉल हो गया है एक ही क्वार्टर में। अब दोस्तों ये फॉल क्यों हुआ है? क्योंकि इससे पिछले क्वार्टर में क्या था, क्रूड का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई चल रहा था। और भाई रिलायंस क्या करता है, क्रूड को रिफाइन करता है, रिफाइंड प्रोडक्ट्स बेचता है। अब क्रूड महंगा होगा तो इनके प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, उसकी वजह से इनके मार्जिन अच्छे हो जाते हैं। और उन मार्जिन के टाइम पे इन्होंने खूब कमाया, उस क्वार्टर में इन्होंने खूब कमाया, जोरदार प्रॉफिट्स दर्ज किए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, गवर्नमेंट को थोड़ा सा लगा यार ये लोग ज़्यादा ही कमा रहे हैं, क्यों ना हम इस पर एक्साइज ड्यूटी लगा दें, क्यों ना इनके पेट्रोल और डीजल के एक्सपोर्ट्स पे थोड़ा सा पैसा हम भी कमा लें। और वैसा ही गवर्नमेंट ने किया, जिसकी वजह से इनके इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट्स हैं वो घट करके आए हैं। और देखिए, ये सीधा सीधा कंपनी ने कहा भी है, इन्होंने कहा है कि जो हमारे ऊपर स्पेशल एडिशनल एक्सरसाइज ड्यूटी लगाई गई थी उसकी वजह से 4039 करोड़ के प्रॉफिट का चूना लगा है। गवर्नमेंट ने चूना लगाया है, ये बोला है रिलायंस ने। तो गवर्नमेंट तो चूना लगाएगी दोस्तों, गवर्नमेंट को तो भाई अपने रेवेन्यू से मतलब है, रिलायंस से उनको क्या मतलब है। तो गवर्नमेंट तो चूना लगाएगी ही, लेकिन आपने भी तो कमाया। जब क्रूड का प्राइस भाई ग्लोबली बढ़ा हुआ था तो आपने भी तो खूब कमाया। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक्सरसाइज ड्यूटी लगा दी, लेकिन परफॉर्मेंस शानदार नजर नहीं आ रही है। और इसी वजह से जो स्टॉक है पिछले एक क्वार्टर में बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ है, वहीं की वहीं खड़ा है। अब देखिए, जब भी रिलायंस के रिजल्ट्स को एनालाइज करना हो, आपको सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़ी बड़ी इनके वर्टिकल्स हैं। वो सारे वर्टिकल्स किस तरीके से प्ले आउट कर रहे हैं वो देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी लोग तो सिर्फ जियो के लिए इन्वेस्ट करते हैं कि कभी जाके यहाँ पे जियो का IPO आएगा और उसके शेयर्स हमें मिलेंगे। कुछ लोग रिटेल के लिए करते हैं, कुछ लोग O2C के लिए करते हैं, जो कि अभी तो आजकल इतना अच्छा चल नहीं रहा है। सो डिफरेंट डिफरेंट इनके वर्टिकल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, O2C के सेल्स के बारे में मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे ये वाली फिगर जो देख रहे हैं आप, 159,671, ये आई है 161 के कंपैरिजन में। यहाँ पे फॉल है या फिर फ्लैट है, थोड़ा सा बहुत छोटा सा परसेंट है, लेकिन ये एक फॉल ही है। यहाँ से यहाँ पे एक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। वाई वाई बेसिस पे तो इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा ही, 2021 के उस क्वार्टर से कंपैरिजन हो रहा है। सो वहां से अभी तक तो काफी ज्यादा आगे आ गए हैं हम। सो यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आपके लिए ऑयल एंड गैस के बारे में बात करूं, ऑयल एंड गैस में अगर आप देखोगे तो ऑयल एंड गैस में थोड़ी सी बढ़ोतरी है, बहुत ही छोटी मोटी बढ़ोतरी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वाई वाई बेसिस पे ऑलमोस्ट डबल हो गई है सेल ऑयल एंड गैस के अंदर। अगर रिटेल के बारे में बात करें, जो कि इनका ग्रोथ इंजन है, इनके ग्रोथ इंजन कौन कौन से हैं? दो हैं, रिटेल और जियो। सो इनका परफॉर्म करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटेल में अगर आप देखोगे तो रिटेल में आया है 64,936 करोड़ वर्सेस 58,569 करोड़। सो यहाँ पे ये 10% के आसपास की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिटेल के सेल्स में आई है। और अगर मैं इसको वाई वाई बेसिस पे देखूं तो वाई वाई बेसिस पे आपको कितना दिख रहा है, वाई वाई बेसिस पे अच्छा खासा बढ़ा है, 45 से 64 हो गया है। सो यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है रिटेल के अंदर। सो रिटेल ने तो अच्छा परफॉर्म किया है। अगर बात करें डिजिटल सर्विसेज के बारे में, यानी कि जियो के बारे में, 29,558 वर्सेस 28,511। सो यहाँ से यहाँ एकदम फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट। जियो में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कोई ज़्यादा
सेल्स में इंप्रूवमेंट नहीं है। अगर आप वाई बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे तो फिर भी आपको दिख जाएगा 20% के आसपास, लेकिन अदरवाइज क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो एकदम फ्लैट नजर आ रहा है। बाकी तो फाइनेंशियल सर्विसेज का तो बहुत छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो ये हो गए सेगमेंट वाइज रिजल्ट्स रिलायंस के। इसमें से किसने अच्छा परफॉर्म किया है? इसमें रिटेल ने अच्छा परफॉर्म किया है एंड ऑयल एंड गैस ने अच्छा परफॉर्म किया है। जियो ने उतना खास परफॉर्म नहीं किया है और O2C ने तो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और पिछले कई क्वार्टर से O2C अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। द सिल्वर लाइनिंग इज कि रिटेल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो कि इनका ग्रोथ इंजन है, जो कि इनके फ्यूचर का बहुत बड़ा दावेदार है। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ रेवेन्यूज हैं, सेल्स हैं, हमें देखना है एबिटा, अर्निंग्स देखना है हमें। सो अर्निंग्स में अगर आप देखोगे तो O2C में आपको और भी ज्यादा हालत खराब नजर आएगी। वाई बेसिस पे फ्लैट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये देखिए कितना बड़ा फॉल है, 33% का फॉल है। 33% मोटे मोटे तौर पे, क्योंकि 6 इंटू 3 18 हो जाता है और 6 टू 12 है। सो ये 33% का मोटा मोटा फॉल है। अगर ऑयल एंड गैस के बारे में बात करूं तो ऑयल एंड गैस में अगर आप देखोगे 37 से 31 हो गए हैं। सो यहाँ पे ठीक ठाक ग्रोथ है ऑयल एंड गैस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। और अगर वाई बेसिस पे देखोगे तो 3 गुना हो गया है। ऑयल एंड गैस ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। एबिटा इंपॉर्टेंट है, सेल्स से भी ज्यादा एबिटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में पता चलेगा कि मार्जिन मेंटेन हुए हैं कि नहीं हुए। क्योंकि सेल्स करना तो सबके लिए आसान है, सेल्स तो भाई जोमेटो भी कर देता है, बात तो है प्रॉफिट कौन कमा रहा है। रिटेल के बारे में अगर बात करें तो रिटेल में देखिए 38 49 से 44 हो गया है। सो यहाँ पे भी 20% के आसपास की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एबिटा में रिटेल के में है। तो ये भी एक अच्छा साइन है और अच्छे नंबर्स हैं फॉर रिटेल। अब मैं इसको थोड़ा सा वाई बेसिस पे अगर देखूं और आपको दिखाऊं, सो रिटेल में वाई बेसिस पे देखोगे तो आपको और भी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा। 29-23 से 44-14 यहाँ पे भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। रिटेल में बड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। जियो के बारे में बात करते हैं, डिजिटल सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एकदम फ्लैट है, 11,700 से 12,200 ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। और अगर मैं वाई बेसिस पे बात करूं तो आपको दिखेगा वाई पे 9561 से 12291 हो गए हैं। चलिए वाई बेसिस पे तो फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। कितना इंप्रूवमेंट है? 33% के आसपास का इंप्रूवमेंट है। सो वाई बेसिस पे जियो ने अच्छा परफॉर्म किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एकदम फ्लैट है, सेल्स भी फ्लैट है और एबिटा भी फ्लैट है। फाइनेंशियल सर्विसेज तो बहुत छोटा है, उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। सो दोस्तों ये हैं रिलायंस के रिजल्ट्स। आपको दिख ही गया होगा कि जियो ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और O2C ने तो इनकी नैया डुबा दी है, स्पेशली एबिटा के टर्म्स में। चलिए सेल्स में तो थोड़ा सा फ्लैट ही था, लेकिन एबिटा में अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए थे, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई थी, उसकी वजह से। तो दोस्तों रिलायंस के रिजल्ट्स तो वीक ही नजर आ रहे हैं, स्पेशली क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे, क्योंकि भाई जो फायदा मिला था क्रूड के भागने का, वो सारा का सारा फायदा इस क्वार्टर में गवर्नमेंट ने ले लिया। तो स्टॉक को तो कोई ज़्यादा फायदा मिला नहीं लॉन्ग रन में। इसी वजह से आप देख सकते हो एक साल में -5% के रिटर्न्स दिए हैं रिलायंस ने, जबकि इतनी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस थी रिलायंस और ONGC के लिए, क्योंकि ONGC जो है वो लोकल क्रूड प्रोड्यूसर है और क्रूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो जो प्रोड्यूसर है उसको फायदा मिलेगा। लेकिन ONGC पे भी बार बार विंडफॉल टैक्स लगाया गया और वो विंडफॉल टैक्स और एक्सपोर्ट ड्यूटी हर 2 हफ्ते में रिवाइज भी की जाती है, कभी बढ़ा दी जाती है, कभी घटा दी जाती है। ये सारी अपडेट्स भी आपने हमारे चैनल पे देखी होंगी रेगुलरली, जब भी विंडफॉल टैक्स बढ़ाया या घटाया जाता है। 5 साल के बारे में बात करें, 5 साल में 168% के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन दोस्तों इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द रिटर्न्स आए हैं 2020 से 21 में, जब इन्होंने गूगल के साथ डील करी, जब इन्होंने फेसबुक के साथ डील करी। ये सारा का सारा खेल डील का था। उसके बाद से स्टॉक एक ही रेंज में चले जा रहा है और अभी ये स्टॉक बन गया है किस प्रकार का? अभी ये स्टॉक बन गया है लो रिस्क लो रिटर्न्स का। अगर आप रिलायंस से बहुत ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो आई एम सॉरी, ऐसा शायद नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। इससे आप लो रिस्क के साथ लो रिटर्न्स ही एक्सपेक्ट करें तो ज़्यादा बेटर है। ये देखिए बहुत टाइम से एक ही रेंज में चले जा रहा है, क्योंकि जो रिजल्ट्स बार बार आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट फ्लैटिश या थोड़ी सी ग्रोथ ही नजर आती है। और अगर ग्रोथ नजर आती है किसी एक क्वार्टर में किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजन की वजह से, सो अगले क्वार्टर में वो फॉल हो जाता है। सो टेम्परेरी चीजें नहीं चाहिए। देखिए क्रूड का प्राइस बढ़ गया और वहां पे इन्होंने प्रॉफिट कमा लिया, ये सारी चीजें टेम्परेरी हैं, क्योंकि क्रूड का प्राइस बढ़ गया तो वो घट भी जाएगा। हमें चाहिए कुछ लॉन्ग टर्म ग्रोथ, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भाई इसको कौन ऊपर लेके जाएगा? रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो, सिर्फ यही इसको ऊपर लेकर के जाएंगे। और अभी थोड़ा सा क्लीन एनर्जी में भी फोकस डाल रहे हैं, लेकिन वो अभी नर्चर होना बाकी है। सो चार्ट पे तो रिलायंस बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन जोन में नजर आ रहा है। अगर हम थोड़ा सा जूम इन करें चार्ट में तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक बिल्कुल भी भागा नहीं है। और मेरे हिसाब से मार्केट को ऑलरेडी इसके रिजल्ट खराब थोड़े से एक्सपेक्टेड ही थे, इसीलिए ये बहुत टाइम से स्लगिश ही चल रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा हो सकता है, क्योंकि इतने बड़ा फॉल नजर आ रहा है, कि एक दिन की गिरावट आपको इसमें देखने को मिल जाए। ऐसा हो सकता है
कि आपको इसमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाए। इनफैक्ट पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद भी जब आपने इसका मूवमेंट देखा होगा तो गैप डाउन ओपनिंग होती है, लेकिन उसके बाद रिकवरी हो जाती है। सो ऐसी एक गैप डाउन ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग 2-3% के आसपास की देखने को मिल सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट यहाँ पे इसीलिए है क्योंकि मंडे को तो मार्केट बंद है, लेकिन दिवाली के लिए 1 घंटे के लिए मार्केट खुलेगी। अब उस 1 घंटे में क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा कम होती है तो ट्रू पिक्चर पता चल पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि एग्जैक्टली रिजल्ट्स कैसे आए। उस दिन के मूवमेंट को बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसके बाद जो भी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होगा उसी दिन एग्जैक्टली पता चलेगा कि रिलायंस के रिजल्ट्स कैसे आए और रिलायंस में गिरावट होती भी है या नहीं होती है। मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें कोई गिरावट या बढ़ोतरी देखने को मिले, कुछ भी हो सकता है क्योंकि उस दिन लिक्विडिटी नहीं होती है। तो उस दिन जिस प्रकार के पार्टिसिपेंट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग ये स्टॉक भाग जाएगा या गिर जाएगा। पर दोस्तों हमारा काम ये नहीं है कि हम प्रेडिक्शन करें कि स्टॉक भागेगा या गिरेगा रिजल्ट्स के बाद। इनफैक्ट किसी के बस की बात नहीं है ये बता पाना कि रिजल्ट्स के बाद कोई स्टॉक भागेगा या गिरेगा। बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली बता पाना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। हमारा काम है कि हम क्या एक्शन रखें इसमें अगर इसको खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों मैंने तो बहुत पहले से इसमें डिसाइड कर रखा है, मैं इसको 2200-2300 से पहले इसमें हाथ भी नहीं डालने वाला। अगर इसके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आ जाते तो मैं एक बार को इसमें थोड़ा सा प्रीमियम पे कर सकता था, लेकिन क्योंकि रिजल्ट्स बिल्कुल फ्लैट आए हैं और थोड़े से नेगेटिव ही आए हैं, मैं इसमें 2200 से 2300 से ऊपर बिल्कुल भी हाथ नहीं डालने वाला हूं। आप डालना चाहें डाल सकते हैं, आपके पास शेयर है तभी भी बने रह सकते हैं क्योंकि इसमें रिस्क तो कम है ही, लेकिन रिटर्न्स भी वैसे ही मिलेंगे आपको। आप सोच रहे हैं कम रिस्क के साथ बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। नॉट जस्ट इन रिलायंस, एक जनरल बात बोल रहा हूँ, कम रिस्क के साथ कम रिटर्न्स मिलेंगे और थोड़े से ज़्यादा रिस्क के साथ आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। इसीलिए उन्हीं लोगों को रिलायंस में इन्वेस्टेड रहना चाहिए जिनकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी सी कम है और जिनको रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी सी कम है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे डेली अपडेट्स और रिजल्ट्स के एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।